नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमी की सीरीज में लक्ष्मीकांत को पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रहे हैं। अभी तक इस पर दोस्तों 4-5 वीडियोस बन चुके हैं। आज वाले वीडियो हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग प्रस्तावना, जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो उसकी सिंपल लैंग्वेज को पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक एक कीवर्ड्स को, ऐसे नहीं है कि जो ये सामने लिखा हुआ है और सीधा बोल दिया खत्म हो जाएगा, नहीं दोस्तों। इसमें से दोस्तों कॉन्सेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, वो किस प्रकार बनेंगे और एग्जाम में आप लोगों को किस प्रकार पूछ सकते हैं। तो एक एक कीवर्ड्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना या उद्देश्य क्या में जो भी वाद विवाद हुए हैं, किस प्रकार हुए हैं, किस प्रकार इसको अपडेट किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जो आप लोगों को पहले वीडियोस पढ़े हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, आपका रिस्पांस भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो, नए जुड़े हो चैनल, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में चैनल के मिल जाएगा, आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, परमेबल में आप लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। इसमें अगर बात करें, जो हमारा आज का टॉपिक है परमेबल मतलब उद्देशिका या प्रस्तावना। प्रस्तावना जो क्या है दोस्तों, जो प्रस्तावना की बात करेंगे, जो प्रस्तावना की शुरुआत या प्रस्तावना सबसे पहले किस देश ने अपनाई, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि भाई ये जो प्रस्तावना आई है ये कहां से आई है हमारे भारत में। तो ये मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले प्रस्तावना जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो ये जो प्रस्तावना है पहली बार जो यूएसए ने अपनाई थी। जो ये प्रस्तावना है किसने अपनाई थी, यूएसए ने अपनाई थी। उसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों ने भी इसको अपनाया, देन भारत ने भी अपनाया था। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रस्तावना की शुरुआत कहां से हुई, अमेरिका से हुई है। तो ये ध्यान रखना है, भारतीय मूल न कहकर आप लोग शुरुआत अमेरिका से हुई, फिर धीरे धीरे अन्य देशों ने इसको समझकर इसको अप्लाई करने का कोशिश की। ठीक है ना। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के परिचय पत्र के रूप में जाना जाता है। जो ये शब्द यूज किया कि भाई ये संविधान का परिचय पत्र है, तो वो कौन है, एन ए पालकीवाला। जो एन ए पालकीवाला है, इन्होंने ये क्या संविधान के विशेषज्ञ भी रहे हैं संविधान मेकिंग के दौरान भी। तो ये उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है मतलब उद्देशिका है जो संविधान का परिचय पत्र है, समझ रहे ना। तो संविधान का परिचय पत्र शब्द किसने यूज किया, एन के या एन ए पालकीवाला ने। क्लियर हो गया। तो ये तो दोस्तों दो लाइनें जो सिंपल सी हो गई, एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मूल रूप से कौन कौन सी चीजें थी प्रस्तावना में, इसके अलावा जो 42वें संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें कौन कौन सी अपडेट की गई उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों सिंपल सी एक बार मैं पढ़ लेता हूं, फिर हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल दोस्तों अच्छे से कवर करेंगे, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं एक बार सिंपल वे में पढ़ लेता हूं, ताकि आप लोगों को फिर मैं एक एक पॉइंट समझाऊं तो ज्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये क्या कह रही है प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति और धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, इसके अलावा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता या समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 20 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित या आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये हो गए दोस्तों, ये इसको दोस्तों एक एक पॉइंट को क्या एग्जाम में सीधा सामाजिक शब्द है, इसका क्या मतलब है इससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। कई कबार स्वतंत्रता, तो किस प्रकार की स्वतंत्रता है, तो ये भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो आप लोगों को प्रभुत्व संपन्न के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप लोग फिर उससे रिलेटेड कैसे कॉन्सेप्ट से सवाल बनेंगे, तो आप जवाब कैसे दोगे, समझ रहे ना। तो आप लोगों को ये आराम से क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताने क्या जा रहा हूं, अब मैं आप दोस्तों एक एक जैसे हम लोग सब पढ़ते जाएंगे, कीवर्ड आया उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड में हम लोग जो भी वाद हुए, जो बेरोजगारी वाद हुआ, ठीक है ना, तो उसको हम लोग आगे के करके समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम भारत के लोग, ठीक है। इसके बाद क्या करें, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये क्या पॉइंट है, संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब पता होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि जो भारत देश है इस पर किसी अन्य देश का भी अधिकार नहीं होगा, मतलब अपना आप में डोमिनियन है, ना ये किसी का डोमिनियन होगा, ये ध्यान रखना। मतलब जो भारत है इसका जो आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो, अपना आप की स्वतंत्रता है, मतलब किसी भी देश का दबाव, किसी भी देश का इसके ऊपर कोई राज नहीं है, जिस प्रकार ब्रिटिश शासन का राज था। लेकिन अब वो ये क्या कह रही है प्रस्तावना, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत अपना आप में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता है। मतलब ये कह सकते हैं कि भारत मतलब किसी भी देश की सीमा पर दावा छोड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि संपूर्ण संप्रभु मतलब हो गया भारत पर किसी अन्य देश का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। भारत अपने आंतरिक और बाहरी रिलेशन से संबंधित हो, सीमाओं से संबंधित हो, अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्रता है। मतलब ऐसा नहीं किसी दूसरे देश के दबाव में काम कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो भारत ने राष्ट्रमंडल में या राष्ट्रमंडल की सदस्यता ज्वाइन की थी, याद है तो 1949 में, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो उसमें दोस्तों ये स्पष्ट कहा गया था, क्योंकि ब्रिटिश उसका प्रमुख था, मतलब इंग्लैंड था जो राष्ट्रमंडल का प्रमुख था, लेकिन भारत ने सदस्यता ग्रहण की। लेकिन उसमें यह स्पष्ट तौर से बताया गया था कि भारत की सदस्यता से मतलब राष्ट्रमंडल का सदस्य बन जाएगा, फिर भी भारत के संप्रभुता, भारत की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए भारत ने 1949 में राष्ट्रमंडल की भी सदस्यता ली थी। तो आप लोग इनकार नहीं कर सकते, भले इसका प्रमुख कौन था, ब्रिटेन था, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये आप लोगों को कंफ्यूजन कर सकता है कि भाई जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी ले ली और अपने आप में संप्रभु भी बोल रहा है, लेकिन दोस्तों उसमें गाइडलाइन स्पष्ट बता रखी थी। भारत ने कहा भाई, वो भारत ने भी कहा था और उसके मतलब राष्ट्रमंडल के जो प्रोसेस होता है उसमें भी स्पष्ट वे में बताया गया कि भारत की सदस्यता से भारत के संप्रभुता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए दोस्तों समाजवादी, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी कीवर्ड्स होंगे इसको एक्सप्लेन करके यूज करेंगे। जो समाजवादी शब्द है, तो समाजवादी शब्द है तो सबसे पहला पॉइंट बता देता हूं दोस्तों, ये मूल संविधान का भाग नहीं है। अगर आप लोग पूछ लें कि भाई जो मूल प्रस्तावना में मूल रूप से उपस्थित था, नहीं दोस्तों, इसे 42वें संविधान 1976 में 3 शब्द यूज किए थे जो मूल रूप से नहीं थे, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये 3 बिंदु हैं या 3 वर्ड्स हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि जो मूल संविधान का भाग, मूल प्रस्तावना का भाग ना होकर 42वें संविधान 1976 में शामिल किया गया। क्लियर हो गया, ये आराम से हो गया होगा। अब हम लोग समाजवादी शब्द है, भारत देश है जो क्या है, लोकतांत्रिक समाजवादी देश वाला है, ना कि साम्यवादी सरकार वाला देश है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। जो समाजवादी शब्द कब ऐड किया गया ये पता होना चाहिए, और भारत जो देश है किस प्रकार के, मतलब आप लोगों को कुछ कई जगह साम्यवादी सरकार देखने को मिलेगी, मतलब साम्यवादी समाजवाद, लेकिन भारत का साम्यवादी समाजवाद ना होकर लोकतांत्रिक है, ठीक है ना। इसमें सभी को बराबर हक दिया गया है, तो ध्यान रखना यहाँ समाजवाद का ये वर्ड है। आगे क्या कह रहा है, समाजवाद के बाद धर्मनिरपेक्ष। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया है कि मैंने 3 बिंदु बताए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो धर्मनिरपेक्ष भी क्या है, मूल संविधान का भाग ना होकर इसे 42वें संविधान 1976 में शामिल किया गया, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो गया। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होगा किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं, समझ रहे ना। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म के आधार पर भारत के नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी समान रूप से हैं, सभी धर्मों को इंपॉर्टेंस दी गई है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म को अपनाए या मुस्लिम को, भारत में सभी धर्म के लोग शामिल हैं, समझ रहे ना। और उन सबको कानूनी रूप से समान मान्यता है। क्लियर है ना, ये ध्यान रखना धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ। और इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता या धर्म से संबंधित
अगर बात करें मौलिक अधिकार में या भारत के कौन से भाग में डाला गया तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आर्टिकल 25 से जो 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता बता रखी है। जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इन 25, 26, 27, 28 मौलिक अधिकारों को डिटेल लेवल पर पढ़ेंगे जब आगे फंडामेंटल राइट्स आएंगे। लेकिन अभी आप लोगों को ध्यान रखना है जो धार्मिक स्वतंत्रता रिलेटेड 25 से 28 जो अनुच्छेद है 25 से 28 तक उसमें बता रखा है और ये 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। ये मूल संविधान का भाग नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये आराम से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है लोकतांत्रिक, मतलब लोकतांत्रिक। यहाँ सब ध्यान रखना दोस्तों, लोकतांत्रिक का मतलब ये हो गया कि भाई लोकतंत्र का मतलब इसमें जो है प्रोसेस है लोकतंत्र का कि किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो इसमें आप लोगों को बता दो जो भारत का लोकतंत्र है भारत की जनता के द्वारा जो निर्वाचित होता है, समझ रहे ना, भारत के जनता के अकॉर्डिंग है, जो भारत की जनता है उसी के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जनता के प्रोसेस के अनुसार ही वो उस पद पर विस्थापित होता है, उनके समाज कल्याण के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना? तो संसदीय लोकतंत्र आप लोग कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। आगे क्या कह रहे हैं? गणराज्य बनाने के लिए अभी क्या शब्द आ गया? गणराज्य। अब गणराज्य की बात करें दोस्तों, भारत किस प्रकार का गणराज्य के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो होता है राजा द्वारा शासन, एक होता है निर्वाचित शासन, मतलब जनता द्वारा निर्वाचित। जो हमारे देश में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो जिसे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और वो निर्वाचित होता है, समझ रहे हैं ना। अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और जो भारत क्या है, दो चीजें लोकतंत्र में अभी आप लोगों को बताया मैंने, गणराज्य सब दो चीजों में यूज करते हैं। एक तो राजा द्वारा शासन, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्वाचन नहीं होता है। जो राजा होता है उसका जो घर में फैमिली बढ़ती जाती है उनके उत्तराधिकारी बनते जाते हैं, मतलब इसमें निर्वाचन का कोई रोल नहीं रहता है। जैसे कि इंग्लैंड में आप लोग देखते हैं राजा महाराजाओं का रोल रहता है, तो उसमें क्या है, वो गणराज्य अलग प्रोसेस है। लेकिन जो भारत का गणतंत्र है वो राजा महाराजा द्वारा स्थापित न होकर निर्वाचित है। यहाँ पर कोई भी सबसे ऊंचे वाले पद पर निर्वाचित हो सकता है। उसका प्रोसेस जैसे अपन के राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। क्लियर हो गया? तो भारत का गणतंत्र तो किस प्रकार का है, राजनीतिक गणतंत्र, तो वो निर्वाचित प्रोसेस से होता है, ना कि राजतंत्र के द्वारा। राजतंत्र का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को क्या है, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, किस प्रकार का न्याय की बात कर रहा है ये, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जो भारत के सभी नागरिक हैं इनको न्याय की समानता, मतलब कानूनी रूप से समानता की बात करें तो सामाजिक का मतलब हो गया किसी भी समाज में धर्म, जाति, मतलब काम के हिसाब से धर्म हो गया, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया, मतलब सबको समान रूप से बताया गया है। इसके अलावा आर्थिक न्याय किस प्रकार का, सामाजिक में किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा सामाजिक स्तर पर। और आर्थिक स्तर पर मतलब किसी की आर्थिक स्थिति आप लोगों को पता है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, आर्थिक स्थिति इंप्रूव और डाउन दोनों होती है, उसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक स्तर पर भी समानता दर्शाता है। तो जो न्याय की प्रक्रिया है वो राजनीतिक रूप से भी समान होगी। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि उस पोस्ट पर है, नीचे है, नहीं, नागरिकों के लिए, सभी के लिए समान न्याय है। चाहे आर्थिक स्थिति के, इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें या सोशल स्थिति, इन तीनों में जो न्याय की समानता है वो बिल्कुल सभी नागरिकों के लिए समान है। आगे क्या कर रहे हैं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। अब ये क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रता किस प्रकार की है, प्रस्तावना में भाई किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, आप लोगों को ये पूछ लें तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात करें तो विचार की स्वतंत्रता है, किसी भी विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्त, किसी भी प्रकार के अपने शब्दों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, मतलब किसी भी धर्म को अपनाने या धर्म की होने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा विश्वास की स्वतंत्रता है और उपासना करने की स्वतंत्रता है। तो आप लोगों को यहां से सवाल पूछ लेते हैं कि जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द यूज किया गया है, स्वतंत्रता, ये किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो ये है जो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ये ध्यान रखना है। और न्याय, न्याय किस प्रकार के न्याय की बात कर रहा था, तो ये आप लोग ध्यान रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो एक पॉइंट आप इसमें और देख लेते हैं आप लोगों को। अब ये यहां से क्वेश्चन बन रहा है जो पिछले वीडियो में बताया था मैंने, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया था जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय किस देश से लिए गए हैं, ये किस देश के संविधान का सोर्स है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, ठीक है ना। पिछले वीडियो मैंने बता दिया, तो आप लोग पहले नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए। ये किस संविधान का भाग है, ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से या किस संविधान से लिए गए हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाती है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये क्या कह रहे हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब यहां पर समानता शब्द यूज किया गया दोस्तों, किसी भी प्रतिष्ठा के लिए या किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता, मतलब ये कह सकते हैं जो मौलिक अधिकार 14, 15, 16 और 17 में समानता की बात की गई, समता का अधिकार या समानता का अधिकार यूज किया फंडामेंटल राइट्स में, ये उसी को दर्शा रहा है दोस्तों। जैसे 14 में ये बात कही गई, क्या कही गई, जो विधि की समानता है। आगे हम लोग इसके अलग अलग अस्पृश्यता, लोक नियोजन, ठीक है ना, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर समानता। तो ये समानता क्या है, ये वही है दोस्तों, ये उसी की बात कर रहे हैं कि किसी भी आधार पर कानूनी रूप से समान होंगे, किसी भी आधार पर, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर, या किसी भी उपाधियों का अंत होता है, 14 वाले में बता रखा है, या अस्पृश्यता, किसी प्रकार की जो जातिगत भेदभाव और काम के हिसाब से अस्पृश्यता, छुआछूत वाली बात करते हैं, उसमें भी असमानता, मतलब समानता को बताता है। तो ये क्या कह रहा है, प्रतिष्ठा और अवसर के भारत के सभी नागरिकों में समानता है। ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, क्या, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला। ये क्या कह रहा है, जो भारत के सभी नागरिकों को उनकी गरिमा, किसी व्यक्ति की गरिमा, ऐसा नहीं है किसी के छोटे काम की या बिल्कुल नॉर्मल काम की उनकी जो बेइज्जती की जाए, या उनके जो धर्म, जाति के आधार पर हीनता, छुआछूत के आधार पर हीनता, तो उसकी भी समानता है, उनको भी उनका उतना अधिकार है, अवसर का भी और प्रतिष्ठा का भी। इसके अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये क्या कह रहा है, इसके अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये अखंडता शब्द भी दोस्तों 42वें संविधान में, मतलब भारत खंडित नहीं है, अखंड भारत है, चाहे धर्म के आधार पर हो या किसी समानता, नागरिकों की समानता के आधार पर, इसमें विभाजन या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, समझ रहे ना। अखंड भारत अपन सुनते हैं ना, भारत क्या अखंड भारत है। आगे देखिए, अखंडता सुनिश्चित कराने वाला। बंधुत्व, मतलब भाईचारे को बढ़ाने के लिए, बंधुत्व शब्द कहां से यूज किया गया, भाईचारे को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, जो संविधान सभा की बात कर रही है, जो कि 20 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित या आत्मसमर्पित की गई। ये दोस्तों इसमें जो बता रखा है, ये इसके एक एक शब्द को मैंने आप लोगों के सामने रखा है, एग्जाम में किस प्रकार से पूछ सकते हैं वो भी बताए। अब बात आ जाती है जो इससे वाद से संबंधित है। अब आपके सामने सवाल आता है, क्या संविधान संशोधन के द्वारा या संविधान के मूल भाग में या संविधान को अपडेट किया जा सकता है? तो मैं आप लोगों को दो वाद के बारे में बता देता हूं। बेरोवाड़ी वाद था, ठीक है, उसके अगर बात करें उसको अपन साइड में रखकर जो वर्तमान और जो सेटल्ड है, मतलब जो बैलेंस्ड है, क्योंकि बेरोवाड़ी वाद में ये बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो ये उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। लेकिन केशवानंद भारती में ये स्पष्ट तौर से बताया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान का भाग तो है ही ये प्रस्तावना। इसके अलावा क्या 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों आप लोगों को बता दो, संविधान संशोधन 368 के तहत किया जा सकता है, लेकिन उसके जो मूल भाग है, जैसे ये मूल भाग था, इसके अंतर्गत छेड़खानी नहीं की जा सकती। समझ रहे हैं ना, मूल भाग को, जो प्रस्तावना का मूल भाग था, जब 20 नवंबर 1949 को एकीकृत या अंगीकृत किया गया, उसमें जो जोड़ा गया उसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। हाँ, कुछ चीजें अपडेट जरूर की जा सकती हैं, जैसे कि थी वो 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और
अखंडता, ये 3 शब्द यूज किए थे 42वें संविधान 1976 में। तो ये आप लोगों को स्पष्ट तौर से पता समझ में आ गया होगा। संशोधित किया जा सकता है लेकिन मूल भाव को प्रभावित किए बिना, समझ गए ना। तो ये भी है, कुछ लोगों के दिमाग में था कि भाई इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो बिना मूल भाव को प्रभावित किए संशोधन किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैंने अच्छे से पूरी प्रस्तावना को कवर अप किया है। कैसे लगी आप लोगों को? आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी हो तो जरूर बताएं, ताकि हम लोग आप लोगों को उनको सुधार करके आगे आने वाले वीडियो में कंप्लीट वे में प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू दोस्तों।